गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो आज काम करने वाले हैं अपने चैनल पे, तो उस टॉपिक का आज नाम है क्लास 9 का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको डायरेक्ट 6 मार्च को यानी कि 6 तारीख की जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है क्लास 9 की, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको हूबहू दिखेंगे। ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि 40 क्वेश्चन का एक सेट बना बना रहा हूं मैं। तो 3 सेट में आपको देंगे। 3 सेट का मतलब एक इजी सेट देंगे, फिर एक इजी के बाद एक मॉडरेट सेट देंगे आपको, मतलब मीडियम का। उसके बाद थोड़ा सा टफ करके मैं दूंगा, और ये तीनों से मिक्स करके आपको 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको D2 मिलेगा पेपर पे। ठीक है। तो चिंता करने वाली की कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं पहला क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुपद 2 + x² + 2x में x² का गुणांक पूछा आपसे। आपसे पूछा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कि x² के साथ क्या इसमें गुना पे है। देखो, तो आप सिर्फ x² को पकड़ेंगे, सिर्फ x² का पूछा है तो x² को पकड़ेंगे। अब भैया मेरे देखो 2 + x² + 2x लिखा है, x² के साथ क्या दिख रहा है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कुछ नहीं दिख रहा, तो जीरो तो है। अरे भाई, जीरो मेरे कैसे हो सकता है। अगर जीरो रहता तो जीरो को x² के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर तो यहाँ पे जीरो रहता, फिर ये हमारा x² दिखता ही नहीं। तो इसके साथ क्या गुना है, तो आप बोलोगे सर इसके साथ तो 1 गुना होना चाहिए, तब ना ये 1 छिपा हुआ है। जी हाँ, x² के साथ 1 गुना है, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगर x का पूछ लेता तो, अगर इसमें x का पूछ लेता तो x का पूछ लेता तो x देखिए किसके साथ गुना में है, x है 2 के साथ, तो उसका आंसर 2 हो जाता। फिर अगर 2 का पूछता तो, जी नहीं, 2 का कभी नहीं पूछ सकता है। गुणांक जब भी पूछेगा तो वेरिएबल को लेकर के पूछेगा। ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू से नहीं पूछ सकता है, वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई है, ये चीज पूछता है क्वेश्चन में। तो यहाँ हमारे पास पूछा है क्वेश्चन में x² का गुणांक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न में कौन सा एक परिमेय संख्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। निम्न में कौन सी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है आपके पास 2 - √5। बी नंबर ऑप्शन है 2√7/5√7। सी नंबर ऑप्शन है 1/√7। एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 2π। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा एक रेशनल नंबर के बारे में पूछा है। रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं, रेशनल। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जान रहे हैं किसको कहते हैं सर। परिमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में हो, जहां पे q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 2 - √2। आपको ये भी पता है -√2 जो है सो अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के साथ माइनस या प्लस कुछ भी होता है तो अपरिमेय कहलाता है। तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया हमारा। ये √7 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 2/5। 2/5 का मतलब p/q के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो मेरे अनुसार तो ये आंसर सही होना चाहिए। आगे चेक करते हैं, परिमेय बटा अपरिमेय, ये भी परिमेय अपरिमेय हो जाएगा। 2 × पाई, 2 तो परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय हमारा है, तो परिमेय के अपरिमेय के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अपरिमेय बन जाता है। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, जो 2/5 होगा इसका आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। हमने क्या बताया, आज मैं आपको सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल, बहुत सारे एकदम इजी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। जिसको आप चुटकियों में उड़ा दोगे, बस थोड़ा सा कैंसर जिसके बच्चे के अंदर है, आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे वो लोग। तीसरा नंबर दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 है तो एक भुजा का माप क्या है। देखिए आप क्या क्वेश्चन खोजते हैं बताओ। समबाहु समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर है तो एक भुजा, एक भुजा की माप क्या होगी, एक भुजा की माप क्या होगी। ऑप्शन में आपके पास है, ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, और डी 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ लिया यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आप सबसे पहले एक चीज देखिए, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। सम का मतलब बराबर, और बाहु का मतलब भुजा। एक ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं का मान क्या हो,
बराबर हो, जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। चलिए ए बी सी हमने ले लिया। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जहां पे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो गया, तीनों भुजा का मान बराबर हो गया। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कि उसका बाउंड्री का लेंथ कितना है, बाहरी किनारा का माप कितना है, ठीक है। तो ए से बी, बी से सी, सी से ए, टोटल एक बार हम राउंड करेंगे, एक बार मूव करेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो बोले भैया 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। टोटल हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 60 सेंटीमीटर। तो ये टोटल है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हो गया। अब तीनों भुजा का मान बराबर है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 60 हो तो उसकी एक भुजा का माप कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया अगर कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि क्षेत्रफल इसका कितना होगा, तो बोलोगे सर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू का भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 गुना का 20। इसको काटेंगे तो 5, 20 25 100, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया, अगर एरिया पूछा आपसे तो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। अब सोचिए इतना अच्छा आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पेपर में। इतने आसान क्वेश्चन आपको जब दिया जाएगा तो कौन सा बच्चा होगा जो नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है शून्य क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। शून्य क्या है, शून्य क्या है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बी ऑप्शन में है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। सी ऑप्शन में दिया आपके पास पूर्ण संख्या, और डी ऑप्शन में दिया है प्राकृत संख्या। जी हाँ, आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट्स की शून्य क्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या या तो प्राकृत संख्या है। सबसे पहले थोड़ी सी चीज आप जान लो। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p बटा के क्यू के रूप में हो, जहां पे क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये p बटा के क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी कि अपरिमेय संख्या जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है, पूर्ण वर्ग संख्या वाले जो अंडर रूट में अगर रहे तो वो अपरिमेय नहीं होंगे। बाकी जितने संख्या है वो सबका सब जो अंडर रूट में रहे, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले को छोड़ के बाकी का संख्या जो भी अगर रूट अंडर में है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से शुरू हो जाए, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। परिमेय का मतलब ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो आप बताओ कि 0 क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चा बोलेगा कि सर इसको परिमेय मार दें या पूर्ण संख्या मार दें। जिस बच्चे को परिमेय संख्या के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा वो तो आसानी से इसको करके आएगा कि पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम आपको मैं बता रहा हूँ चीज, इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। क्यों, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, और कोई भी 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वापस 0 ही आता है। जिस तरह से 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 5 बराबर 5/1 लिख सकते हैं, और 5/1 का वैल्यू भी 5 होता है। यानी कि यहाँ पे हम p मान लिए, इसको q मान लिए, p/q के रूप में आ गया। फिर 0 बराबर 0/1 मतलब ये p हो गया, ये q हो गया, तो p/q के रूप में आ गया। वापस वैल्यू हमारे पास देखो दोनों मिल रहा है। शुरुआत में जो था अंत में वही आया, शुरुआत में जो था वो अंत में वही आया। तो 1/1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये p/q के रूप में शो कर रहा है, तो इसको हम परिमेय कह सकते हैं। तो इस तरह से शून्य भी क्या है, परिमेय संख्या है। आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या भी तो है, तो पूर्ण संख्या है बच्चा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे आपसे और दोनों ऑप्शन वहां पे दिया हो, अगर दोनों ऑप्शन दिया हो पेपर क्वेश्चन पेपर में, तो आप फिर उस क्वेश्चन में ज्यादा मतलब प्रायोरिटी जो दोगे वो परिमेय संख्या को दोगे। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पूछ ले क्वेश्चन में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आसानी से टिक कर दो शून्य को। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। और अगर शून्य क्या है वहां पे ये ऑप्शन आपको ना मिले तो फिर वहां उस केस में पूर्ण संख्या तो मारना ही मारना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये ना मिले तो ये रहेगा, तो ये तो आसानी से मार सकते हो। लेकिन अगर दोनों रहे तो आप दोनों केस में ये वाला ही मारोगे परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए
ये आपका बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 0.46, जी हाँ 0.46, 0.466 के ऊपर एक रैंकिंग, एक लाइन ड्रॉ किया गया है बराबर व्हाट। ऑप्शन में आपके पास है, ऑप्शन में आपके पास है 46/100, 46/100। बी ऑप्शन में है आपके पास, बी ऑप्शन में 46/90, 23/50। अच्छा 23/50 दिया हुआ है, 23/50। सी ऑप्शन में है 46/90 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास 7/15, 7/15। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे को ट्रिक्स पता है आसानी से वो चीज कर पाएंगे। जिसको ट्रिक्स पता है, जिसको ये बनाने क्वेश्चन मतलब बेसिक तरीके से कैसे बनाते हैं ये चीज पता है, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअली में, वो बच्चे के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बात को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.46, और एक क्वेश्चन हमारे पास 0.46 के ऊपर रैंकिंग, एक क्वेश्चन और है हमारे पास 0.46 के ऊपर रैंकिंग। ये तीनों क्वेश्चन में अंतर है, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, तीनों में विभिन्नता है, ठीक है। इस तीनों का आंसर एक कभी नहीं हो सकता है। इसमें अगर ये क्वेश्चन आपसे रहा तो बच्चे इसको आसानी से क्या करते हैं, सर ये पॉइंट को हटा देंगे, बटा में 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, और इसको काटेंगे तो 23/50 आ जाएगा आंसर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो 23/50 ही होगा। लेकिन हमारे पास तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा उसको देख लेते हैं। अब इसको भी बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं, बस ये ऐसी गलती से ये लाइन दे दिया गया क्वेश्चन में, इसका तो कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ भी हम 46/100 कर देंगे और इसका भी आंसर 23/50 कर देंगे। तो अगर ऐसा आप कर देते हो तो ये गलत है, ये बच्चा ये गलत है क्वेश्चन, ठीक है। आपको करना क्या है इस केस में, आपको करना क्या है, ये 46 के बदले 46 हम लिखते हैं, ठीक है। 46 के बदले 46 और बटा में कितना है, 46 के बदले 46 और बटा में कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 2 डिजिट के ऊपर रैंकिंग है तो 2 9 हो जाता है। कितना 9 होता है, 2 9। ये चीजें कहाँ से आती है, ये जब हम क्लास में मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा, या तो ऑफलाइन क्लास में जब बच्चों को मैं बताता हूँ तो पूरा डिटेल में बताता हूँ कि ये जब इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करोगे ना तो वहां से पता चलता है कि 9 डबल 9 ट्रिपल 9 सिंगल 9 आता कहाँ से, ठीक है। फिलहाल इतना जानो, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहा तो जितने डिजिट के ऊपर रैंकिंग क्या हो उतना डबल 9 उतना 9 नीचे हो जाता है। तो इसको अगर काटेंगे तो जो भी कट के छोटा होगा या तो नहीं होगा, फिर भी आंसर इसका 46/99। बट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ 0.46, 0.46 का मतलब ये हो गया कि सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.46666666, मतलब 6 के ऊपर रैंकिंग, तो ये 6 आ ही रहा है, कभी रुकने वाला नहीं है। तो इस केस में इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बस एक सिंपल मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ डायरेक्ट मेथड बनाने के लिए। क्या करना है, जो संख्या पहले दिया हुआ उसको लिख लीजिए 46, माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं है, इसके ऊपर नहीं है 4 के ऊपर, तो 4 को माइनस कर दीजिए, और बटा में अभी हमने क्या क्या बताया, जितने ऊपर रैंकिंग है उतना 9। तो यहाँ कितने संख्या के ऊपर रैंकिंग है, एक डिजिट के ऊपर तो 1 9, और जितने के ऊपर नहीं है उतना 0, ठीक है, उतना 0। 46 में से 4 गया तो 42, 42/90, 42/90 काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 45, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 15 तिया का 45, 7/15। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है रिजल्ट में 7/15 ही होगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है 1/√7 का परिमेयकरण क्या होगा, सॉरी √2, 1/√2 का परिमेयकरण क्या होगा, परिमेयकरण क्या होगा। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन आपके पास है 1/√2, 2√2 एंड 2 का एंड √2y का 2, √2y का 2, जी हाँ ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। देखिए 1/√2 का परिमेयकरण करना है, मतलब रेशनलाइजेशन करना है।
तो रैशनलाइजेशन करने का नियम क्या है? ये कब होता है रैशनलाइजेशन? किसी भी संख्या का रैशनलाइजेशन कब करते हैं, परिमेयकरण कब करते हैं पता है? जब हमारा नीचे हर का मान जो है, हर का मान अगर उसमें अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या आपको पता वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। उसको एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हम उस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन बना, मतलब सही आंसर लाने के लिए हम उसका परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा √2 जो है सो अपरिमेय संख्या है और ये क्यू के रूप में दिया हुआ है। तो 1/√2, 1/√2 ये क्वेश्चन में दिया है। हर का परिमेयकरण करना है प्यारे बच्चों, तो इसको क्या कर दो, जो संख्या नीचे में दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। आप ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, √2 को 1 से करेंगे तो √2, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 2। देखिए कोई भी संख्या रूट में अगर है, कोई भी नंबर अगर रूट में है और सेम नंबर वही नंबर अगर रूट में है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना, तो आंसर सिर्फ नंबर ही बच जाता है, रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या करना है, वो मैं सारे डिटेल में बताऊंगा क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सर √36 बराबर व्हाट? √36 बराबर व्हाट? ऑप्शन आपके पास है 6, 36, 12 और डी ऑप्शन में है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना? तो 36 का वर्गमूल कितना होगा आप जान रहे हो, 6 होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 6। ठीक है, इसको बनाने का जरूरत ही नहीं है। 36 का मतलब हो गया, 36 का मतलब हो गया 6 गुना का 6, 2 6 के बदले 1 6 बाहर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हाँ कहीं आपको ऑप्शन ऐसा भी मिल जाए +-6, +-6, अगर ऑप्शन में आपके पास ये दिया रहे प्लस का 6, माइनस का 6, +-6 और डी नंबर में नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन उस केस में सी मारोगे। उस केस में ऑप्शन क्या मारना है आपको? सी नंबर +-6। ठीक है, ये भी +-6 रूट के अंदर से बाहर कैसे आता है इसको भी मैं अच्छी तरह से बताया हूँ क्लास में और बताऊंगा भी। ठीक है, जब पूरी लाइव मतलब क्लास चलेगी सीरियली तो फिर मैं बताऊंगा वहां शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत आसान है और मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन बन भी जाना चाहिए। दिया हुआ है 64 पर पावर 1/2, 64 पर पावर 1/2 बराबर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन में है 64, बी नंबर ऑप्शन में है 32, सी नंबर ऑप्शन में है 4, डी नंबर ऑप्शन में है 8। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 64 पर पावर 1/2। अरे भैया मेरे 64 पर पावर है, 64 पर पावर 1/2। ठीक है, तो 64 पर पावर 1/2। अच्छा 64, या तो इसको आप लिख लो 8 का स्क्वायर पर पावर 1/2, या तो इसको लिख लो 4 चौक 16 चौक 64, 4 पर पावर कितना कर दें हम यहाँ पे 3 और 1/2, और कुछ लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, और कुछ लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 पर पावर 1/3, और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर सबका एक ही आने वाला है। इसको जब सॉल्व करेंगे तब बोलोगे सर 8 पर पावर 2 है और गुना में 1/2 है, 2 2 कट गया तो 8 को 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पर पावर 1 का मतलब हो गया 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ बोलोगे सर 4 पर पावर 3 है, मल्टीप्लाई 1/2, 4 चौक 16 चौक 64 पर पावर 1/2। चलिए तो मैं यहाँ आपको बता रहा था, हाँ जी हाँ, मैं क्या बोला कि इसको 64 पर पावर 1/2 को आप किसी भी तरीके से लिख लो, आंसर हमारा वही आने वाला। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 8 पर पावर 2 गुना 1/2, 2 2 कट गया, 8 पर पावर 1 का वैल्यू 8 होता है। 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौक 64 बटा में 1/2 दिया हुआ है, ये 4 पर पावर 3/2 गया। अब देखो तो 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख दिए और 3/2 पहले से दिया, 2 2 कट गया तो 2 पर पावर 3 का वैल्यू 8। यहाँ भी कर लो
2 पर पावर 6 करते हैं, 2 दूनी 4, 2 को लगातार 6 और मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही आने वाला है। तो 2 पर पावर 6, 1/2, 2 को काटेंगे तो 3, 2 पर पावर 3 का वैल्यू 8, मतलब हर जगह हमारे पास क्या है आंसर 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया आपसे, पूछा निम्नलिखित में कौन सा एक बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुपद नहीं है। अच्छा, पॉलिनोमियल नहीं है ये पूछा है। ए नंबर ऑप्शन में है आपके पास 4x टू द पावर 4, 4x टू द पावर 4 माइनस का x प्लस का 7, 3x प्लस का 7। बी नंबर ऑप्शन में है आपके पास 10x क्यूब प्लस का 50 प्लस का t। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ आपके पास y का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, एंड डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 2/y प्लस का y। अच्छा, यहाँ पे x है सिर्फ। जी हाँ, ये आपसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको टेंशन, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ समझो कि बहुपद होता क्या है। एक्चुअली रियल में बहुपद वही चीज़ होता है जब उस बीजीय व्यंजक में x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू यानी कि जो वेरिएबल है उस पर जो पावर होगा वो माय डियर पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। पूर्ण संख्या के अलावा अगर कोई दूसरा चीज दिखे आपको तो वो फिर बहुपद नहीं बनेगा। ठीक है, आप चेक कर लो। x पर पावर 4 है, x पर पावर 1 है, पूर्ण संख्या है। x पर पावर 3 है, x पर पावर 1 है, पूर्ण संख्या है। y पर पावर 2 है, पूर्ण संख्या है। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 2 टू द पावर माइनस y पर पावर माइनस हो जाएगा प्लस का y, -1 जो है सब पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है। हाँ चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद पूछा आपसे। ऑप्शन आपके पास x² प्लस 7, x² प्लस का x। बी नंबर ऑप्शन में है y³ प्लस y प्लस 4, y³ प्लस y प्लस का 4। सी नंबर ऑप्शन में है 1 प्लस का x, 1 प्लस का x, एंड डी नंबर में है x² प्लस 1/x प्लस 1/x। आपसे पूछा निम्न में कौन सा एक बहुपद द्विघात बहुपद है, नहीं है, नेगेटिव नहीं पूछा है, पॉजिटिव चीज पूछा है। निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है। अब इसमें हमारे पास दो वर्ड आ गया, एक आ गया द्विघात और दूसरा बहुपद, यानी कि जो भी हमारे पास ये व्यंजक दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो द्विघात भी होना चाहिए और बहुपद भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बहुपद चेक कर लेते हैं। ठीक है, या तो द्विघात चेक कर लेते हैं। द्विघात का मतलब पावर में 2, द्विघात का मतलब पावर में 2। अगर 1 तो रैखिक, 2 तो द्विघात, 3 तो त्रिघात। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी पावर 2 दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी पावर 2 दिख रहा है। अब दोनों ऑप्शन में ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है। अब बहुपद चेक करते हैं। 2 पावर 1 यानी कि पूर्ण संख्या है। जी हाँ, ये सही है। पावर 2 इसको ऊपर करेंगे -1 आ जाएगा, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, x² प्लस x, ये द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास द्विघात था बट बहुपद नहीं बन पा रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ है। 11 में दिया हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि x+1 से, जी हाँ, x+1 से x³ प्लस का x माइनस का 1 को भाग देने पर, x+1 से इतना को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल आपसे पूछ लिया गया है।
शेषफल आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन है 1, -2, 3, -5। ठीक है, ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 1, -2, 3 और -5। जी हाँ, -5। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर सी, ये बी और ये ए। देखिए, आपसे पूछा है कि यदि 3x² प्लस x -1 को अगर हम x + 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर जो बचेगा वो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ का वैल्यू। एक तो यहाँ भागफल हो जाएगा, फिर यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपसे। ठीक है, पूरा पूरी तो कटेगा नहीं। अगर पूरा पूरी कट जाता तो रिमाइंडर पूछता ही नहीं क्वेश्चन में, पूरा पूरी नहीं कट रहा। जैसे सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि 10 को हम 4 से भागा देंगे तो भैया शेषफल क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 4 दूनी का 8 होता है, 10 में से 2 8 चला गया तो 2 बच गया शेषफल हमारा। उसी तरह से x + 1 से जब हम 3x³ + x - 1 को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप इतना आसानी से जल्दीबाजी में तो कर नहीं सकते हो। तो एक अच्छा टिप्स हम लोगों के पास है, आप लोगों ने भी पढ़ के चीज को रखा है कि चलिए x + 1 बराबर हम 0 कर देते हैं, x बराबर -1 आ जाएगा वैल्यू। x बराबर कितना आ गया, -1। अब जहां जहां हम x दिख रहा है वहां पे -1 पुट करेंगे तो बोलोगे सर 3 × का -1 का क्यूब प्लस -1 माइनस का 1, -1 का क्यूब -1, -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 प्लस -1 और फिर -1, -3 -1 4, -4 और -1 माइनस कितना हो गया 5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी -5। जी हाँ, -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आई होप कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी बेसिस पे है और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम सीधा सीधी ये थ्योरम पे मतलब बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बेसिक चीज है उसको। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, 12 नंबर क्वेश्चन सॉरी, इनमें से कौन सा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया आपके पास 2x + 5 = 0, 2x + 5 = 0, 2y + 2 = 0, x + 3y = 0 और x और 5 = 5 ये दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले, इस वर्ड का मतलब समझिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। प्रत्येक वर्ड का मीनिंग जानिए, उसके बाद आंसर आसानी से आप कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मतलब है ये 2, चर का मतलब वेरिएबल का मतलब जहां x भी हो, y भी हो, z हो, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ हमको 2 ही दिखना चाहिए। x और y दिखा तो xy, yz दिखा तो yz, या तो xy दिखा तो xy। ठीक है, चलिए रैखिक का मतलब जिसका पावर डिग्री कितना होना चाहिए 1। समीकरण का मतलब बराबर का साइन हमको दिखना चाहिए। तो यहाँ भी बराबर का साइन दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, समीकरण का काम खत्म। रैखिक का मतलब पावर 1 यहाँ भी दिख रहा है, 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 इसका भी काम खत्म। अब 2 चर वाले में 2 चर किसमें दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ x दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो 2 चर तो ये नहीं हुआ। यहाँ पे y दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ हमको x दिख रहा है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों चीज दिख रहा है, यहाँ पे दोनों चीज हमको दिख रहा है, x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है। हमने क्या बताया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब एक ऐसा रैखिक समीकरण होगा जहाँ पे 2 चर 2 वेरिएबल आपको दिखना चाहिए। तो 2 वेरिएबल कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में x और y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 क्या कह रहा है, x - y = 2 का हल है। x - y = 2 का हल है, हल होगा, क्या होगा ऑप्शन में देखिए क्या होगा, 2 1, b 4 2, c 3 2,
ND10 आपसे क्या पूछ रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा, कौन सा हल होगा, मतलब इनमें से आपको पता है ये जब कोऑर्डिनेट जब इस तरह से लिखा जाता है तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है वो x को इंडिकेट करता है, सेकंड वाला वैल्यू y को, ये x को इंडिकेट करेगा, ये y को, इसी तरह से ये x को, ये y को, ये x को और ये y को। आपसे पूछ रहा है कि इस समीकरण जो दिया हुआ है इसका कौन सा हल होगा, मतलब कौन सा वैल्यू पुट करें कि ये समीकरण को, इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब हम कौन सा वैल्यू पुट करें जो LHS बराबर RHS आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 2 में से 1 गया, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 बराबर 2 नहीं हो सकता है, कभी नहीं। सेकंड ऑप्शन 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है। 13 हो गया 14 में दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होंगे। अच्छा, 14 नंबर क्वेश्चन में दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होंगे क्या होंगे, 1 2 अनंत और 0, एक भी नहीं। चलिए, अच्छा अभी जो हमने इसके पहले क्वेश्चन बनाया उसमें से एक उदाहरण लिए थे कि x माइनस वाई बराबर 2, जिसका आंसर था हमारे पास, क्या था आंसर, 4 और 2। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है? क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? यस या नो में जवाब दीजिए। जी हाँ, बहुत बच्चों का आंसर है सर। तो x माइनस वाई बराबर 2 जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। हमने वैल्यू पुट कर दिया 4 और 2, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि इस समीकरण को ये वैल्यू संतुष्ट कर रहा है, तो इसका ये हल निकल गया। रैखिक समीकरण है ये, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही हल क्या संभव है? क्या हम इसको 4, इसको 2 और 0 नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको 2 और 0 नहीं लिख सकते हैं? अरे 2 में से 0 चल गया तो 0 बचेगा। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको हम 4 और -2 नहीं लिख सकते हैं? जी नहीं, 4 और -2 अगर कर देते हैं तो आप लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं 4 और माइनस प्लस ना, प्लस 6 और माइनस का 4, जी हाँ 6 और माइनस का 4, 6 पुट करेंगे, माइनस का 4 पुट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 6 में, हाँ 6 और माइनस का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 3 नहीं बहुत सारा बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर सॉल्यूशन होगा वो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपसे यही चीज तो पूछ लिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो भैया 1 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे, कितने होंगे? अनंत होंगे, बहुत सारे हल होंगे इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु जो है हमारे पास -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? ऑप्शन आपके पास है 1, सेकेंड, थर्ड एंड डी 4। कौन सा चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये y अक्ष, ये x अक्ष, x डैश, y डैश, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेंटर पे 0 0 रहता है। ये वाला वैल्यू होता है प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, तो आपसे पूछा -3 और -5, मतलब माइनस का वैल्यू किस में दिख रहा है? माइनस का वैल्यू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर सी को थर्ड क्वाड्रेंट में
माइनस माइनस का जो वैल्यू दिखता है आपको तीसरे क्वाड्रेंट में यानी कि तृतीय चतुर्थांश में दिखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चलिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आपसे पूछा है बिंदु सी का निर्देशांक। अच्छा, फिगर दिया हुआ कुछ इसमें, बिंदु सी का निर्देशांक पूछ लिया आपसे। निर्देशांक बराबर वाट, बिंदु सी का फिगर ये हमारे पास है। एक ये दिया हुआ है, वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है सर। वन टू थ्री, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक्स टैक्स है, एक्स वाई डैश की वैल्यू यहाँ बिंदु सी दिया हुआ। सी के निर्देशांक पूछ लिया है, क्या होगा? तो आपको पता है सी के निर्देशांक क्या होगा। सी कहाँ पे है? वाई अक्ष वाला पे 2 और एक्स अक्ष वाले पे 3, लेकिन एक्स माइनस में है, 4 है, तो -4 और 2, -4 और 2, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा -4 और 2। अच्छा, ऑप्शन हमने लिखा है नहीं। अच्छा, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन लिख देता हूँ भाई। ऑप्शन आपके पास था 2 4, बी में 4 2, माइनस का 2 4, और डी ऑप्शन था माइनस का 4 और 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, ये तो बहुत आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर 105 डिग्री का समपूरक क्या होगा। 105 डिग्री का समपूरक, 105 डिग्री का समपूरक पूछ लिया आपसे। समपूरक बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास 45 55 65 75। 45 55 65 और डी नंबर ऑप्शन है 75 डिग्री। समपूरक का मतलब बच्चों, समपूरक का मतलब सर, समपूरक का मतलब होता है दो एंगल को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। उसमें से पहला एंगल मान के चलो 105 दे रखा है, आपसे अगर दूसरा पूछ रहा है तो ये 180 हो जाएगा, तो दूसरा बराबर हो जाएगा 180 में से 105 को घटा देंगे तो आंसर 75 डिग्री। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी 75 डिग्री। दो कोणों का योग, अगर दो कोणों का योग 180 के बराबर हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। 18 में दिया हुआ है यदि दो कोणों का योग 90 हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं। हाँ, ये भी देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है। यदि दो कोणों का योग 90 हो जाए तो वह कहलाता है क्या कहलाता है? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is equal to 90, then it is called a number option समपूरक, सप्लीमेंट्री, बी समकोण, राइट एंगल, सी पूरक कॉम्प्लीमेंट्री, एंड डी नन ऑफ दीज। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? अभी हमने आपको बताया यदि दो कोणों का योग 180 हो जाए तो वो समपूरक कहलाता है, और जब दो कोणों का योग 90 के बराबर में हो जाए तो वो कहलाता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। 19 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 19 नंबर, भैया आकृति AOB एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। AOB एक सरल रेखा है तो x बराबर 1। फिगर आपके पास दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 82 डिग्री, AOB ये C है और ये C है, ये स्ट्रेट लाइन है।
अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन हमारे पास है 80, 98, 100, 108। 80, 98, 100 एंड डी 108। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे एंगल जो पूरा बनेगा 180 का बनेगा। क्या बनेगा? x प्लस 82 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 में से 82 घटा देंगे तो x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 98। ऑप्शन नंबर बी 98। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास के लिए। इस सीरीज का, इस सेट पेपर का 40 में से आज 20 क्वेश्चन हमको करना है। जो 19 हम लोगों ने कर चुका है, ये 20वां क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, यहाँ भी x का मान पूछा है, एक आकृति दिया हुआ है। आकृति में x बराबर पूछ लिया है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका मान है आपके पास, इसका मान है जी हाँ 20, इसका मान है 80। ये वाला वैल्यू आपसे पूछ लिया है। ऑप्शन में है आपके पास 100, 90, 80 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए अगर ये ट्रायंगल है और x का मान पूछ रहा है तो यहाँ हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि किसी भी त्रिभुज में एक बायकोण जो होता है, एक एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो दो, पहला प्लस दूसरा, दो बाकी जो इंटरनल एंगल है उसके योग के बराबर होता है। तो 80 और 20 कितना हो गया? 100 हो गया। तो यहाँ भी 100 होना चाहिए, यहाँ भी कितना होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। जी हाँ 100 ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज आप ऐसे कर लो, अगर बच्चा इस चीज को नहीं जान रहा है, यहाँ तो 180 का बनेगा ना जी। 180 में 80, 20, 100 है तो ये कितना हो गया? 80 का हो गया। अगर ये 80 का बच गया तो ये कितना बच गया? 100 बच गया। वहाँ उसके इसी तरह से भी 100 आ सकता है सर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का क्लास जो था वो हम आज यहीं पे संपन्न कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन में से हमने 20 क्वेश्चन करा दिया। और मैंने पहले क्लास के शुरुआत में ही कहा था कि आज का जो क्लास रहेगा वो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। आप देख पा रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चन मैंने दिया। फिर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसका रेस्ट 20 क्वेश्चन में बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, यानी कि मॉडरेट क्वेश्चन में दूंगा 40 क्वेश्चन। और फिर लास्ट फाइनल आपके पास जो थोड़ा आएगा वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। डिफिकल्ट का मतलब जो पूरे 40 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन पेपर में देता है, जहाँ पे 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं। 1-8% बच्चे जो है वो कर पाते हैं, जिसमें से जिसका 40 का 40 सही हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे थ्रू से, हमारे चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो 40 का 40 डन करके आओ। ठीक है, किसी भी तरह का कोई एकदम गलती ना करे। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो डर किसी बात की है नहीं। इसके बाद भी आप ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे तुक्का लगा के आ जाओ। ठीक है, आपको परफेक्ट 40 का 40 लाना है। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आज क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।